3, 2, 1, start. नमस्कार। नवभारत ई चर्चा के आज की कड़ी में आज हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के सबसे वाइब्रेंट, सबसे यंग, डायनामिक और सबसे एक्टिव होम मिनिस्टर श्री अनिल जी देशमुख। अनिल जी देशमुख, आपका नवभारत ई चर्चा में स्वागत है। धन्यवाद 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 संजय जी। अनिल जी, हमारे साथ हमारे मुंबई के सिटी एडिटर श्री बृजमोहन पांडे जी भी इस चर्चा में हमारे साथ हैं। और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है, रादर ये हमारे नवभारत परिवार के, आप भी पहले से नवभारत परिवार के सदस्य हैं, नागपुरियन होने के नाते आप पहले से ही नवभारत परिवार के सदस्य हैं। तो मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि एक कुछ दिनों पहले IRS ने एक फिगर इशू किया है, एक आंकड़ा जारी किया है, जिसमें नवभारत महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार हो गया है। रोज महाराष्ट्र में नवभारत को 32 लाख से ज्यादा पाठक रोज पढ़ते हैं जी। चलो चलो, अच्छी बात है। उसके लिए आप सभी का, पूरे नवभारत परिवार का तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने ये मतलब नवभारत को सब परिवार ने इतना आगे ले जाने की कोशिश आप कर रहे हैं। आपको सभी पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। इस नवभारत लॉकडाउन वाइब्स की श्रृंखला में मैं आपको बता दूं कि ये श्रृंखला हमने अपना जो जनजागरण अभियान है कि पाठकों को अवेयर करते रहा जाए कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, गवर्नेंस काम क्या कर रहा है, गवर्नेंस किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से सरकार काम कर रही है, अपने पाठक और प्रशासन, इसके बीच में सेतु का काम हम इस वेबिनार के माध्यम से कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत पिछले हफ्ते हुई थी, इस बार आप हमारे साथ हैं। सबसे पहले इसमें एक अनुरोध है सर आपसे कि महाराष्ट्र में होम मिनिस्ट्री जैसा सबसे क्रूशियल पोर्टफोलियो आप हैंडल कर रहे हैं, और मुझे बताते हुए खुशी है, मुझे, मेरे पाठकों को, मेरे व्यूअर्स को ये बताते हुए बहुत खुशी है कि पिछले 55 दिनों में जितने दिन का ये लॉकडाउन हो गया, मैं गर्व से कह सकता हूं कि महाराष्ट्र का एक ऐसा होम मिनिस्टर जो अपना घर छोड़कर, अपनी फैमिली छोड़कर, अपने नाती पोती छोड़कर महाराष्ट्र की सड़कों पर जैसे उसका पुलिस वाला 24/7 पुलिस वाला जिस तरह मोर्चे पर डटा हुआ है, उनका हौसला अफजाई करने के लिए, जनता को सुरक्षित रखने के लिए उनका होम मिनिस्टर भी उतने ही हौसले से लगा हुआ है। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब हमने आपको कवर नहीं किया हो, ऐसा एक भी दिन नहीं गया है जब सोशल मीडिया पे या मीडिया पे आपको लोगों ने सड़क पर नहीं देखा है। कहां से लाते हैं इतनी एनर्जी? ऐसा है कि जो जिम्मेवारी माननीय हमारे नेता पवार साहब ने दी है, उसको तो निभाना ही पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा अभी जब से कोरोना का जो संक्रमण चालू है, कोरोना के खिलाफ में जो लड़ाई चालू है, उसमें जिस तरीके से, जिस जद्दोजहद से, जिस मुस्तैदी से हमारी पुलिस फोर्स, करीबन 2,25,000 हमारी पुलिस फोर्स जिस प्रकार से डटी हुई है, जिस प्रकार से मुस्तैदी से काम कर रही है, चाहे वहां पे कोविड का आइसोलेशन सेंटर हो, कोविड का क्वारंटाइन सेंटर हो, अस्पताल हो, या लॉ एंड ऑर्डर के लिए चौक चौक पे बेचारे वो धूप में दिन रात काम कर रहे। तो नेचुरली ऐसे उनका कुटुंब प्रमुख के नाते मेरा भी काम है कि उनके साथ में उनकी हौसला अफजाई करने का, उनके साथ में जहां भी मिलते उनसे बातचीत करने का, उनको हौसला दिलाने का होम मिनिस्टर का भी काम है। उसके हिसाब से मैं होम मिनिस्टर करके जितना भी हो सकता है, जितने लोगों से भी बात कर सकते हैं, उतनी कोशिश मैं कर रहा हूँ। आपको पता है कि बीच में मैं अभी तक 50 दिन में सिर्फ 3 दिन नागपुर में था, 3 दिन नागपुर में था, और बाकी जो काफी करीबन आज की तारीख तक मैं करीबन 18-19 डिस्ट्रिक्ट में जाके, अभी आज सुबह अभी थाना से आया हूँ, अभी जस्ट 4 बजे। मतलब जो भी काम कर सकते हैं, जो भी हमारे जो फोर्स है, मतलब पुलिस फोर्स ही नहीं, बाकी भी बेचारे हमारे डॉक्टर्स है, हमारी नर्सेस है, हमारी आशा वर्कर है, हमारे जो साफ सफाई के करने वाले जो कर्मचारी है, महानगर पालिका है, नगर पालिका हो, ये सभी लोग बड़े, मतलब ये पूरी टीम महाराष्ट्र में, हमारे बाकी डिविजनल का कमिश्नर है, कलेक्टर है, ये सभी लोग, पूरी यंत्रणा महाराष्ट्र शासन की बड़े जोरों से
और बड़े मतलब एकदम स्थिति से ये काम में लगी हुई है कि किस प्रकार से इस कोरोना के इस लड़ाई में विजय प्राप्त की जाए। पुलिस विभाग ने अब तक जो आपके मार्गदर्शन में जो कुछ किया हुआ है, किस तरह आपने बंदोबस्त प्लान किया, किस तरह पूरा पुलिस फोर्स महाराष्ट्र का इस कोरोना को हराने में लगा हुआ है? क्योंकि डॉक्टर्स तो हॉस्पिटल में आने के बाद देखते हैं, आपने हॉस्पिटल्स की संख्या नहीं बढ़ने दी। मुंबई में थोड़ा सा बढ़ी है संख्या क्योंकि मुंबई की डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र की आबादी को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये क्रेडिट अगर किसी को जाता है कि हमारे पास मरीजों की संख्या उतनी नहीं बढ़ी जितनी हमारी आबादी थी, तो मैं ये श्रेय पुलिस विभाग को देता हूँ। कैसे मैनेज किया आपने? कैसे आपको लगा कि ये इतनी बड़ी कवायद करनी चाहिए? हाँ, देशमुख साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जितनी महाराष्ट्र की आबादी है, मुझे ऐसा लगता है कि उतनी आबादी होने के बावजूद भी अगर हम कोरोना के मरीजों की संख्या पर नियंत्रण कर पाए, तो वो इसलिए कर पाए क्योंकि हमारी पुलिस फोर्स 24 घंटे सड़क पर थी। बिल्कुल। इतनी बड़ी प्लानिंग आपने कैसे की? क्या आपकी योजना थी और उसमें किस हद तक की सफलता मिली आपको? कैसे, पहली बात तो सभी को मालूम है कि ये मतलब कोरोना की महामारी जो है, ये पहली बार इसका सब लोग अनुभव पूरी दुनिया में कर रहे हैं। इसको पहली बार इसके खिलाफ में किस प्रकार से लड़ा जा सकता है, ये पहली बार डे 1 से अभी चालू है। इसमें शुरू में इसमें जो कोरोना का प्रादुर्भाव अपने हुआ, उस टाइम से जो गाइडलाइन दी गई थी उसमें बोला गया था कि घर के बाहर ना निकले, और उसमें घर के बाहर कोई सब्जी खरीदने जाना है, किराना खरीदने जाना है तो एक ही आदमी ने जाना चाहिए, घर में रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना चाहिए, बिना वजह गांव में घूमने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जो गाइडलाइन दी थी उसका पालन करने के लिए हमारे पुलिस जो है, हमारे कर्मी, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से काफी जगह बड़े सख्ती से भी काम किया, क्योंकि सख्ती से काम करना जरूरी था। शुरू में इसका महत्व, इसका इम्पोर्टेंस लोगों को नहीं समझ रहा था कि भाई पुलिस इस प्रकार से कैसे जबरदस्ती कर सकती है। लेकिन धीरे धीरे लोग भी समझने लगे कि नहीं, इस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना जरूरी है। उसी प्रकार बिना वजह गांव में घूमने की, जो कोई मोटरसाइकिल लिया गांव में घूमने की जो कोशिश करते थे, उनको भी धीरे धीरे ख्याल में आया कि इस प्रकार जो पुलिस हमेशा रोकती है, डांटती है, और कई जगह तो हमारे काठी का भी प्रयोग हमारी पुलिस ने किया। तो बाद में धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि जो पुलिस फोर्स है ये अच्छे काम कर रही है, अच्छाई के लिए, अपने समाज की अच्छाई के लिए इस प्रकार की मतलब जबरदस्ती से या इस प्रकार से उनको उनको किस प्रकार से उनको शिक्षा हो या किस प्रकार से उनको बताया जाए, उसके लिए काम कर रही है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि करीबन 95% लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कोऑपरेट करते हैं। कुछ गिने चुने हैं 3-4-5% लोग अभी भी बिना वजह से घूमते रहते हैं, उसके ऊपर भी पुलिस अपनी तरीके से उनको रोकने का काम करती है। लेकिन ओवरऑल आप देखिए कि पूरे इस 50 दिन में, मैं पहले ही बताया कि जिस प्रकार से हमारे पुलिस फोर्स ने काम किया है, आपकी खुद की सुरक्षा खतरे में डाल के काम किया है। आज ही हमारा एक पुलिस उसकी मौत हो गई। उनके साथ हमारी सबकी संवेदना है, पूरे महाराष्ट्र की संवेदना है, और 7 लोगों की अभी मौत हुई है और करीबन 1000 के ऊपर पुलिस में भी पॉजिटिव उनको पाया गया है। इस प्रकार फ्रंट लाइन में रह के हमारी पुलिस काम कर रहे हैं, और इनका मॉरल बढ़ाना का हमारा काम है। उसके लिए हमेशा उनका मॉरल बढ़ाने का होम मिनिस्टर मैं काम करते रहता हूँ। पांडे जी। हेलो, गृह मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार ब्रिजमोहन जी, कैसे हैं सर? हाँ, एकदम ठीक, एकदम ठीक। सर मेरा सवाल मुंबई और एमएमआर से है। नो डाउट आपकी पुलिस और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आप लोगों की सक्रियता से हम मुंबई वासी या पूरे महाराष्ट्र के लोग सुरक्षित हैं। कि मुंबई को लेकर चिंता है, एमएमआर को लेकर चिंता है
जिस तरह से यहाँ मरीजों की संख्या बढ़ रही है, आज मुंबई देखेंगे तो 15,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और कल एक दिन में 40 लोगों की मौत हुई थी। हेलो, मैं जानना चाहता हूँ, हेलो, हाँ जी, मैं जानना चाहता हूँ कि राज्य सरकार इस चुनौती को निपटने के लिए क्या तैयारी कर रही है? आप सभी जानते हैं कि ये कोरोना का खौफ जो है, और ये तो ऐसा है कि आज तो पूरी दुनिया में आप देखिए कि ताकतवर से ताकतवर देश भी इस बीमारी के सामने बेबस हो चुका है, और ये बहुत बड़ी चुनौती, इसके खिलाफ लड़ने की बहुत बड़ी चुनौती है। मुंबई की पोजीशन आपको सभी को पता है कि मुंबई में 4-5 चीजें ऐसी है कि एक पहली बात, मुंबई में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स मुंबई में आती है, नंबर 1। नंबर 2, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल पैसेंजर ये कोरोना के दौरान मुंबई में है। नंबर 3, कोरोना यहाँ मुंबई की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो डेंसिटी कुछ इलाके में अपने इंडिया का एवरेज आप देखिए, इंडिया का एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी का 3,500 का है, 3,500 पर स्क्वायर किलोमीटर। मुंबई में कुछ जगह जहाँ पे पूरा इंडिया का एवरेज 3,500 का है, यहाँ पे कुछ जगह 1 लाख पर स्क्वायर किलोमीटर की पॉपुलेशन डेंसिटी है, धारावी जैसे एरिया में, कोलीवाड़ा जैसे एरिया में। तो इस प्रकार की पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर 4। और नंबर 5 जो है, जो शुरू में जो निजामुद्दीन में जो प्रोग्राम हुआ था, एक समाज का जो प्रोग्राम हुआ था, वहां से जो कुछ हमारे तबलीगी लोग आए थे, वो सबसे ज्यादा आए थे मुंबई में। तो ये 4-5 कारण से यहाँ से संक्रमण यहाँ मुंबई में बढ़ गया। लेकिन ये सभी जो मैंने कारण बताया, उसके बावजूद यहाँ पे मुंबई में हमारी मुंबई कारपोरेशन है, महाराष्ट्र सरकार है, बड़े अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल करने का यहाँ पे काम कर रही है। बहुत बड़ी सुविधा यहाँ पे हमने खड़ी की है। जिस प्रकार से हमारे डॉक्टर लोगों ने अपना काम, हमारे जो बाकी नर्सेस है, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, ये सभी लोग बड़े अच्छी तरीके से इकट्ठा मिलकर सब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। किस प्रकार से इस संक्रमण को मुंबई में रोका जाए, इसके लिए हमारी पूरी यंत्रणा यहाँ पे काम कर रही है। मुंबई पुलिस की कोरोना की लड़ाई में मुंबई पुलिस ने जो भूमिका निभाई है, उसकी पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। सब लोग मान रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन एक मानवता के दृष्टि से देखें तो पिछले 2 महीने से पुलिस सड़कों पर है। मैं एज ए गृह मंत्री मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो पुलिस पिछले 2 महीने से सड़कों पर है और 1,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, 7 लोग मर चुके हैं, ऐसी स्थिति में पुलिस को राहत देने के लिए आपके पास क्या प्लान है? उनको कैसे प्लान देना चाहते हैं और कैसे बताना चाहते हैं कि आप सुरक्षित हैं और जनता भी सुरक्षित महसूस करे? पहली चीज तो इनको हम हमारी तरफ से जितनी भी हमारे पूरे पुलिस फोर्स को हिम्मत देने का काम हम है, हमारे पूरे अधिकारी है, इनको भरोसा देने का काम, इनको हिम्मत देने का काम करते हैं। और हमारे जो अधिकारी है वही हमारे समझो पुलिस कमिश्नर है, हमारे एसपी है, हमारे बाकी DIG है, सभी हमारे अधिकारी लगातार उनसे बातचीत में रहते कि आप बिल्कुल जो हिसाब से काम कर रहे हैं, हमारी पूरी सरकार, पूरा पुलिस फोर्स आपके पीछे। हालांकि मैंने भी कई हमारे पुलिस वालों के घर में, हमारे मिसेस ने, हमारी बीबी ने कई जगह हमने पुलिस वालों के घर में फोन करके उनकी बीबी से उनसे बात किया, उनके बच्चों से बात किया कि भाई ऐसी हालत है, लेकिन आपके घर वाले जो अभी बाहर ड्यूटी हो गए हैं, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए, और आप हिम्मत मत हारिए, पूरी पुलिस फोर्स आपके परिवार के पीछे है। और आपको एक चीज बताओ कि जहाँ पे भी हमारे पॉजिटिव केस आए हैं, हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने यंत्रणा खड़ी की है कि हमारा जब भी पुलिस वाला कोई थोड़ी भी उसको तकलीफ होती है तो उसको तुरंत इलाज मिलना चाहिए, अच्छे अस्पताल में उसको इलाज मिलना चाहिए। उसके लिए हमने पूरे हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोविड हेल्पलाइन चालू किया है। उसी प्रकार कोविड हॉस्पिटल भी हमने, हमारे पुलिस वाले डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, कि जहाँ पे कोई मरीज पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको तुरंत अच्छा इलाज मिलना चाहिए, और वो भी अच्छे अस्पताल में मिलना चाहिए। उसके लिए हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में उसका भी इंतजाम किया है, चाहे मुंबई हो, चाहे पुणे हो, चाहे नासिक हो, या चाहे नागपुर हो। इस प्रकार उनके लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल का हमने इंतजाम किया है कि किसी हमारे पुलिस वाले को तकलीफ होती है तो उसको अच्छा इलाज उनको मिलना चाहिए। उसी प्रकार जो हमारे पुलिस वाले 50 से 55 की उम्र के हैं, उनको हमने लाइट ड्यूटी है पुलिस स्टेशन में दी है, उनको फील्ड वर्क हमने दिया नहीं।
नंबर 2, जो हमारे पुलिस कर्मचारी जो 50 के ऊपर है, 55 के ऊपर है, ऐसे 55 के ऊपर के पुलिस कर्मचारियों को हमने घर में रहने का हमने उनको दिया है कि आप घर में रहिए और घर में ही आराम कीजिए, आपको बाहर आने की या काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका आरोग्य की सुरक्षा बहुत जरूरी है करके 55 के ऊपर के सभी हमारे पुलिस वालों को हमने घर में बैठने का सलाह दिया है। और उसी प्रकार कोई पुलिस वाला कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको हमने 1 लाख रुपया उनको हमने एडवांस के तौर पर उनको दिया है, ताकि अपना इलाज जो कहा जहां भी उनको करना है कर सके। उसी प्रकार जो MPKY मतलब महाराष्ट्र कुटुंब कल्याण आरोग्य योजना, इसके ये योजना के तहत पुलिस हमारा है, कोई भी अस्पताल में जो इसमें जो अस्पताल डेसिग्नेटेड किए हैं पूरे महाराष्ट्र में, काफी बड़े बड़े अस्पताल और अच्छे अस्पताल है, वहां पे जाके बिना पैसे से अपना इलाज वहां पे वो जाके कर सकता है। और उसके बावजूद भी कुछ हमारे जैसे 7 लोग, जैसे हमारे बड़ी दुख की बात है कि 7 लोगों की इसमें ये कोविड में हमारे 7 पुलिस कर्मचारी की मृत्यु हुई। उनके घर वाले के लिए हमने राज्य शासन की ओर से उनको उनके परिवार को 50 लाख रुपए की मदद, उसी प्रकार हमारा पुलिस वेलफेयर फंड है उसके तरफ से 10 लाख, और हमारा जहाँ पे पुलिस का अकाउंट है एक्सिस बैंक में, वहां से 5 लाख, ऐसे 65 लाख, 50 लाख राज्य शासन, 10 लाख पुलिस वेलफेयर फंड और 5 लाख एक्सिस बैंक की तरफ से, ऐसे 65 लाख उस परिवार को भी हमने मदद करने का काम वहां पे किया है। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से पुलिस हमारे काम करे तो उनके ऊपर उनके जो भी उनको थोड़ी कहाँ पे तकलीफ होती है तो उसके ऊपर उनको अच्छे से अच्छा इलाज मिलना चाहिए, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से उनके लिए मेडिकल का चेकअप होना चाहिए। उसके लिए पूरा प्रावधान हमने पूरे महाराष्ट्र में हर एक डिस्ट्रिक्ट में खड़ा किया है। उसके लिए अच्छे अस्पताल भी हमने उनके लिए डेडिकेटेड अस्पताल, ताकि उनको तकलीफ होने के बाद उनको एडमिट करने के लिए हमने वहां पे खड़े किए। पुलिस की कामों की निश्चित तौर से सराहना हो रही है, लेकिन आम लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि मुंबई में जिस तरह से लॉकडाउन का पालन होना चाहिए था उस तरह का नहीं हुआ। कुछ घटनाएं हुई जिसको लेकर के लोगों में चिंता है। क्या आप मानते हैं कि मुंबई में लॉकडाउन ठीक तरह से लागू नहीं हुआ, और नहीं लागू हुआ तो उसकी वजह क्या है? नहीं, यहाँ पे भी लोगों यहाँ मतलब हर एक मुंबई की नहीं, मैं हर एक शहर की बात बताऊं, हर एक शहर में अच्छी तरीके से लोगों ने कोऑपरेट की। ऐसा है कि मैं पहले बताया कि यहाँ पे कुछ इलाके ऐसे, मुंबई की बात, टिपिकल मुंबई की बात बताता हूँ, कुछ इलाके ऐसे है कि यहाँ पे छोटी सी झुग्गी रहती है, छोटी सी झुग्गी में 10-10, 15-15, 20-20 लोग रहते। पहले जब काम चालू था तो उस टाइम में नाइट ड्यूटी वाले जब काम में जाते थे तो डे वाले सोते थे, और डे वाले जब बाहर काम में जाते तब नाइट वाले सोते थे। यहाँ पे मुंबई में शिफ्ट में काफी जगह यहाँ पे शिफ्ट में सोना पड़ता है। एक शिफ्ट जाएंगे तो वो मतलब जो काम पे गए वो शिफ्ट वाले सोएंगे, ये काम पे जाएंगे तो दूसरे शिफ्ट वाले सोएंगे। इस प्रकार से हर एक काफी मुंबई में काफी एरिया में शिफ्ट के हिसाब से सोना पड़ता है। तभी तो ऐसा है कि दोनों डे की शिफ्ट के भी वही है और नाइट के शिफ्ट के भी लोग वही है। तो इकट्ठा एक छोटी सी झुग्गी में इतने लोगों का रहना तो नेचुरली फिर नहीं रह पाते, और धूप भी काफी है तो उसके कारण बेचारे फिर उनको बाहर में आके बैठना पड़ता है, चौक रहता है वहां के आके बैठना पड़ता है। ये खास करके मुंबई के लिए ऐसी तकलीफ है, इसमें कई बार बोलने के बाद भी उसके लिए कोई चारा नहीं, क्योंकि झोपड़ी छोटी है, रहने वाले ज्यादा है, बाहर डे शिफ्ट भी बंद है और नाइट शिफ्ट भी बंद, इसलिए मुंबई में टिपिकल सिचुएशन है। मुंबई की ऐसी सिचुएशन कोई भी शहर में नहीं है करके थोड़ी यहाँ पे जरूर तकलीफ होती है, लेकिन ओवरऑल लोग कोऑपरेट करते हैं। आपने मुझे ऐसा लगता है कि पांडे जी भी जो एक प्रश्न कर रहे थे कि जो 50 दिनों से अपनी स्टेट पुलिस के जवान और अफसर सड़कों पर है, इनको आपने राहत देने के लिए केंद्र सरकार से भी आपने मदद मांगी है, वो क्या योजना है आपकी? कैसे इनको राहत देने के लिए हमने केंद्र शासन से जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस दल है उसके तहत जो सीआरपीएफ, उसमें बीएसएफ भी आता है, इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स भी आता है, नंतर बीएसएफ भी आता है। इसके तहत हमने उनसे मदद मांगी कि महाराष्ट्र पुलिस अभी आगे चल के ऐसा है कि ईद का त्योहार भी है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को भी अच्छी तरीके से रखना है, और बाकी भी त्योहार आगे और आने वाले हैं। उसके लिए अभी 50-60 दिन हो गए
लगातार पुलिस वाले 24 घंटे काम करें तो उनको भी थोड़ा आराम मिलना चाहिए। उसके लिए हमने केंद्र शासन से विनती की कि 20 कंपनी महाराष्ट्र में पहले इंस्टॉलमेंट पे आप हमको भेजिए। ये हमारी अर्जी उन्होंने मान्य कर ली है और आज ही 4 कंपनी यहाँ पे पहुंच गई और बाकी भी आज या कल में और यहाँ पे बाकी केंद्र शासन जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस दल है उसके लोग अभी जल्द से जल्द आएंगे, ताकि जहां भी कंटेनमेंट जोन में उनकी ड्यूटी लगाना है या जहां भी लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति है वहां पे ये जो केंद्र शासन से जो पुलिस दल है उसका काम हमको अच्छी तरीके से होगा, ताकि हमारे पुलिस वालों को थोड़ा आराम मिल सकता है, थोड़ी राहत मिल सकती है। एक ऐसा चेंज देखने को मिलेगा होम मिनिस्टर साहब कि जो पुलिस पहले एक रूटीन पुलिसिंग करता था, उसने पिछले 50 दिनों में चूंकि क्राइम कम हुए या रोड एक्सीडेंट्स कम हुए तो उसका प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ। क्या आपको लगता है कि एक ऐसा कुछ टास्क फोर्स बनाकर पुलिस की जिम्मेदारी में क्या क्या दी जाए और उससे डे टू डे ड्यूटी के रिफॉर्म्स उसको कैसे करेक्ट किए जाए, इसको लेकर भी काम होने की जरूरत है अभी? बराबर है, आपने जो सुझाव दिया सही बात है कि अभी लॉकडाउन होने के कारण लोग बाहर निकलते, उससे क्राइम भी कम है, ये सही बात है। लेकिन क्राइम कम है लेकिन बाहर की ड्यूटी है भी है, 24 घंटे की ड्यूटी है बाहर में। मतलब चौक चौक पे बेचारे हमको खड़ा रहना पड़ता है, या आइसोलेशन सेंटर में आप जाइए या क्वारंटाइन में जाइए, या तुम्हारे शेल्टर होम जो पर प्रांतीय लेबरर जो जहाँ पे रुके वहां पे भी हमारे पुलिस वाले उनका ख्याल कर रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से उनकी देखभाल कर रहे हैं। ये जो प्रेशर भली बाकी क्राइम कम है, लेकिन ये जो अभी कोरोना का जो प्रेशर बढ़ा हुआ है ये तो काफी मतलब रेगुलर काम के तुलना में ये तो बहुत ज्यादा काम है अभी का जो काम है, और बहुत ज्यादा प्रेशर भी उसमें, क्योंकि जब कोई एक आधा पुलिस वाला वहां पे खड़ा रहता है चौक पे तो उसको लोगों को रोकना पड़ता है, उनको जहां तक कोशिश हो के अच्छी तरीके से प्यार से समझाना पड़ता है, जहाँ पे प्यार से नहीं समझता वहां पे थोड़ी सख्ती से भी काम लेना पड़ता है। इस प्रकार हमारे पुलिस वाले काम कर रहे हैं पूरे जद्दोजहद से पूरे 24 घंटा। नहीं, गृह मंत्री जी, एक सवाल है कि आपने अभी बताया कि सीआरपीएफ की 4 कंपनी मुंबई आ चुकी है और अभी 16 और आने वाली बाकी है। लंबे समय से मांग चल रही थी कि महाराष्ट्र में पैरामिलिट्री फोर्स लगाई जाए। आपको लगता है कि आपने केंद्र से टीम मंगाने में देरी की? नहीं, ये जो अभी जो मंगाया है ये हमारी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस है, ये कोई आर्मी नहीं है। हमने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बुलाया है, आर्मी की बात अलग है। ये जो अभी जो आने वाले हमारे पे आर्मी फोर्स नहीं है, ये पुलिस का ही केंद्र शासन का ही उनका सशस्त्र पुलिस फोर्स है, अर्धसैनिक बल है। हाँ जी, हाँ जी। अब एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न है महाराष्ट्र के लिए, प्रवासी मजदूरों का। जब महाराष्ट्र में 500 कोरोना संक्रमित थे तभी से डिमांड चल रही थी कि आप मजदूरों को बाहर जाने का परमिशन दीजिए, सरकार ने नहीं दिया। अब ये संख्या 25,000 पार कर चुकी है और मजदूर जो है कुछ परमिशन से लेकर के या कुछ इलीगल तरीका से महाराष्ट्र में एक तरह से भगदड़ बड़ी मची हुई। आपको लगता है कि ये मजदूरों का परमिशन देने का काम बहुत पहले 15 दिन पहले किया होता तो जो स्थिति आज पैदा हुई वो नहीं पैदा हुई होती? कैसा है कि आप देखिए कि पूरे महाराष्ट्र की और बाकी राज्य की आप तुलना कीजिए, सबसे ज्यादा परप्रांतीय लेबर, सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर आज महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी मुंबई में उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छा काम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा काम मिलता है लोगों का अट्रैक्शन मुंबई में, और खास करके महाराष्ट्र में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, एमपी हो या छत्तीसगढ़ हो। तो ये बाकी राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा लेबर से परप्रांतीय। अभी आपने जो बयान किया वो सच्चाई है कि ये सच्चाई मतलब ये पूरे इंडिया के लिए, पूरे स्टेट के लिए सच्चाई है। हर एक स्टेट में, आप राजस्थान में जाइए, आप यूपी में जाइए, आप बिहार में जाइए, इसी प्रकार की परिस्थिति है। ऑन द कॉन्ट्री में आपको बताता हूँ कि जिस ढंग से यहाँ पे हमने महाराष्ट्र में ये जो परप्रांतीय लेबर है या श्रमिक लोग हैं उनको यहाँ पे रखा, उनको रहने का हमने इतना अच्छा इंतजाम किया। बड़े बड़े जो आपके मंगल कार्यालय हर एक सिटी में, तो मंगल कार्यालय में उनकी हमने व्यवस्था किया, उनके नाश्ते की जिम्मेवारी, उनके खाने की जिम्मेवारी, सुबह का शाम का खाना। उसके अलावा संजय जी, आप वो जो जहाँ से आते हैं नागपुर से, अब बीच में मैं नागपुर आया था 3-4 दिन के लिए, तो मैं वहां पे
काफी शेल्टर होम में गया, उनसे बातचीत किया। बातचीत करने के बाद हमारे अधिकारियों को बताया। मैं एक बार एक शेल्टर होम में गया था, 8 बजे रात को खाना खा रहे थे। मतलब 8 बजे के रात को खाना खा रहे, भाई 8 बजे के बाद बेचारे क्या करेंगे, इनको बिजी रखना चाहिए। तो इनको बोला एक बड़ा स्क्रीन लगाओ, रोज रोज बाहर में ओपन जगह थी वहां पे, बाहर में ओपन में उनको बढ़िया पिक्चर बता दिया, रोज रात को 8:30 बजे से 12 बजे तक, ताकि इनको बिजी रखना चाहिए। नागपुर में तो इसके अलावा हमारे उपाध्याय साहब ने तो वहां पे उनको बैडमिंटन की सुविधा, बाद में कैरम की सुविधा, बाद में डांसिंग क्लास भी वहां पे लगाया था। डांसर कुछ लोगों को बुला के भाई इनको डांस की प्रैक्टिस करते करके, इस प्रकार से उनको बिजी रखना जरूरी था। ये जो भी हमारे शेल्टर होम में थे उनको बहुत अच्छा ख्याल यहाँ पे महाराष्ट्र में हुआ। हालांकि अभी जो लेबर यहाँ से जाके जो यूपी में जा रहे, बिहार में जा रहे, वहां पे जाके बयान दे रहे वो लोग कि हम महाराष्ट्र में थे तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने हमको बहुत अच्छी तरीके से हमारी देखभाल की, खाने पीने का बड़ा अच्छी ढंग से इंतजाम किया। वहां जाने के बाद वहां की सरकार पे नाराज है। लेकिन यहाँ की तारीफ आपने देखा होगा मीडिया में। यहाँ अभी जो वहां पहुंचे उत्तर प्रदेश में, मैं आज ही दोपहर को देखा, वहां के कुछ लेबर वहां बता रहे थे उत्तर प्रदेश में जाके कि यहाँ अभी हमको इतनी तकलीफ है। हम वहां पे थे महाराष्ट्र में, तो हमारी बहुत अच्छी देखभाल राज्य शासन ने की, ऐसा खुद जाके वहां पे बयान दे रहे। कहने का मतलब कि इस प्रकार की ये परिस्थिति है। इसमें आपने जो सवाल किया था कि इनको पहले क्यों नहीं भेजा गया, आपको बताऊं, जब माननीय पंतप्रधान जी जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सभी माननीय मुख्यमंत्री से जब चर्चा करते हैं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री रहते हैं, होम मिनिस्टर रहते हैं और आरोग्य मंत्री रहते हैं और बाकी अधिकारी रहते हैं। ये जितने बार भी चर्चा हुई, पहली बार जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उस टाइम हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब ने, उद्धव जी ठाकरे ने ये बात वहां पे रखी थी कि हमारे महाराष्ट्र में, हमारे मुंबई में बहुत ज्यादा माइग्रेंट लेबर से श्रमिक लोग ज्यादा है। हम चाहते हैं कि इनको अपने अपने गांव, अपने अपने राज्य में हम भेजना चाहते हैं। उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में माननीय पंतप्रधान जी के सामने काफी राज्यों के मुख्यमंत्री ने बताया कि हम अभी फिलहाल हमारे राज्य में लेंगे नहीं, भली हमारे स्टेट के है वो, भली हमारे बिहार के है, भली हमारे यूपी के, लेकिन हमारे स्टेट में हम इनको लेंगे नहीं। सभी लेबरों को जो भी स्टेट में है वहाँ के स्टेट में उनकी देखभाल करना चाहिए और वहीं रखना चाहिए। इस प्रकार की आवाज काफी स्टेट के मुख्यमंत्री से आई थी करके। हम चाहते थे इनको बहुत पहले भेजना, शुरू में एकदम आपने जो इस बात का जिक्र किया, ये जब इसका माइग्रेंट का प्रॉब्लम आया था, जब बांद्रा में जब इकट्ठा हुए थे, उस टाइम से हमारी कोशिश जारी थी कि इनको भेजने की कोशिश हम कर रहे थे। लेकिन नेशनल पॉलिसी हुई थी तय कि इनको अभी तुरंत भेजना नहीं है, जहाँ पे भी है जो भी स्टेट में वहीं पे उनको शेल्टर होम में रखना चाहिए। इस प्रकार का वहां पे यूनानिमसली डिसाइड हो गया था करके इनको शुरू में हमने भेजे नहीं। हाल ही में जो अभी मीटिंग हुई फिर से अभी 4 दिन पहले, उसमें भी ये बात आई। हमने तो यहाँ तक बोला कि भाई अभी ट्रेन आपने चालू कर दी है, और ट्रेन चालू किए रेलवे प्रशासन ने। उस मीटिंग में ये भी चर्चा हुई कि रेलवे प्रशासन ने बीच में घोषणा की थी कि भाई हम इनसे किराया नहीं लेंगे, 85% हम इनको माफ करेंगे। इस प्रकार की घोषणा होने के बावजूद भी इस प्रकार का आदेश केंद्र शासन का, रेलवे प्रशासन का निकला नहीं। उसके बारे में भी काफी नाराजगी हमारे ये माइग्रेंट लेबर में थी, क्योंकि ऐसा है कि इनके पास 2 महीने से काम नहीं है, 2 महीने से हाथ को काम नहीं है, तो इनके पास पैसे की भी बड़ी कमी थी। ऐसी हालत में बहुत सारे माइग्रेंट लेबर, ये श्रमिक बेचारे, उनको टिकट खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था करके हमने रेलवे प्रशासन से विनती की थी कि भाई इनको, इनसे आप पैसे मत लीजिए। लेकिन अभी अच्छा है कि राज्य शासन ने इसकी जिम्मेवारी ले ली है। राज्य शासन अभी खुद पैसे भर के, उनके टिकट के पैसे भर के उनको रिस्पेक्टिव स्टेट में भेज रहे। उसी प्रकार महाराष्ट्र में जो हमारे एसटी महामंडल की बस है, ये एसटी महामंडल की बसेस द्वारा भी उनको यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, हर एक स्टेट पे भेजने का भी काम चालू है। आज ही मैं दोपहर को जब थाना गया था तो मैंने वहां से कुछ 5-6 बस की रवानगी वहां पे झंडी दिखा के वहां पे की। कुछ मजदूर से जो बात किया, उनके चेहरे पे जो हंसी थी कि उनको जो बेचारे यहाँ पे दूसरे अटके पड़े हुए थे, जब बस में बैठा के हमने उनको जब उनकी विदाई की तो इतने खुश थे कि बार बार हाथ हिला के हमको धन्यवाद दे रहे थे कि हमारी व्यवस्था आपने किया। करीबन 5-6 हजार बसेस से हम पूरे महाराष्ट्र में एसटी की बसेस से बिना खर्चे के या बिना टिकट के उनको बाहर भेजने का भी काम कर रहे हैं। और बड़ी से बड़ी तादाद में रेलवे डिपार्टमेंट को विनती करके उनसे भी हम रेलवे ले रहे हैं, और पैसा हम राज्य शासन खुद भर रहा है टिकट का। एक भी पैसा टिकट का इन माइग्रेंट लेबर से हम यहाँ पे महाराष्ट्र में नहीं ले रहे। और उनका जितने भी बचे, पहले 7.5 लाख लोग हमारे शेल्टर हाउस में थे महाराष्ट्र में,
आज का जो फिगर है, आज का फिगर है करीबन 3,15,000 का। इस प्रकार से कुछ दिनों में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने स्टेट में पहुंच जाएंगे, अपने अपने गांव में पहुंच जाएंगे, और बहुत अच्छी, बहुत बड़ी राहत हर एक राज्य, मतलब महाराष्ट्र को भी मिलेगी और बाकी राज्यों को भी मिलेगी। एक बहुत लंबे समय से मांग चल रही है, कई लोगों ने आपसे भी निवेदन किया है कि जो निजी वाहन से अपने गांव जाना चाहते हैं, पुलिस उनको परमिशन नहीं दे रही। आखिर उसमें क्या दिक्कत है? लोग खुद का वाहन से अपने जाना चाहते हैं, सिर्फ आपको परमिशन देना है, लेकिन पुलिस परमिशन नहीं दे रही। दो चीज उसमें, आज की तारीख में हम इंटर डिस्ट्रिक्ट में परमिशन दे रहे हैं कि आपको नागपुर, अपना महाराष्ट्र से आपको यूपी जाना है, महाराष्ट्र से आपको राजस्थान जाना है, उसकी परमिशन दे रहे हैं। विद इन स्टेट है, आज भी हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर हमने सील करके रखी है। विद इन स्टेट हमने इमरजेंसी के सिवा हमने किसी को अभी परवानगी नहीं दी है। जब तक कोई किसी की इमरजेंसी, मतलब किसी के पिताजी गुजर गए, किसी की मदर बहुत ही क्रिटिकल है, या किसी की बहन गुजर गई, ऐसी जो क्रिटिकल केसेस है, उसके लिए आज के तारीख में उनको परमिशन दे रहे हैं। एक दफे ये सभी हमारे श्रमिक चले जाएंगे स्टेट के बाहर, उसके बाद में इसके बारे में राज्य शासन विचार करेगा। एक बात बताइए गृह मंत्री जी, जो जेलों से कैदियों को छोड़ने का, जेलों से कैदियों को छोड़ने की पहल भी मुझे लगता है करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या यानी एक बड़ा इनोवेटिव था वो कि यानी हम जब सोचते हैं तो सिर्फ आम इंसान के बारे में नहीं सोचते, हम कैदियों के बारे में भी सोचते हैं। तो क्या इसके पीछे की योजना क्या है, और क्या ये थ्रेट तो नहीं लगता कि ये कहीं चले जाएंगे तो बाद में वापस नहीं आएंगे, या किस ये कोई खतरा, यानी ये कोई एक नया लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं चैलेंज हो जाएगा? ठीक है, वो बात की बात है, ऐसा नहीं होगा, वो भी बेचारे कोऑपरेट करेंगे। ऐसे कि महाराष्ट्र में करीबन 60 जेल हैं जी, और हमारे जेल में करीबन 35,000 कैदी हमारे जेल में थे। एक हमारा मुंबई का एरवाड़ा, हमारा मुंबई का ऑर्सर रोड जेल है, वहां पे जो किचन में जो सब्जी लाने वाले, भले ही हमने उसको लॉकडाउन किया था, हमने ये भी बताना भूल गया मैं कि ये जेल में से हमने करीबन 8 जेल उसमें हमने लॉकडाउन किए थे। लॉकडाउन मतलब कि जितने कैदी वहां पे है वो उसमें से एक भी बाहर नहीं जाएगा और कोई भी नया कैदी वहां पे नहीं आएगा। उसी प्रकार वहां पे जो ड्यूटी कर रहे हमारे पुलिस लोग, वो भी वहीं रहेंगे, उनको भी बाहर जाने की परमिशन हमने दी नहीं थी। ऐसे 8 जेल हमने टोटली लॉकडाउन, पुलिस वाला भी बाहर नहीं जाएगा और कैदी भी बाहर नहीं जाएगा, कैदी भी बाहर से अंदर नहीं आएगा और पुलिस वाला भी बाहर से अंदर नहीं आएगा। इस प्रकार से लॉकडाउन हमने 8 जेल किए थे। उसके बावजूद आर्थर रोड जेल में कोरोना का संक्रमण हो गया 2 बैरक्स में। वहां पे जो किचन था, वहां पे सब्जी लाने वाले, वहां पे दूध लाने वाले, उसका संक्रमण हो गया। वो हमारे कुक से संक्रमण हो गया था, बढ़ते गया, और वहां पे आर्थर रोड जेल, हमारा एक ही जेल है जिसमें संक्रमण हुआ है। और तो आर्थर रोड जेल में संक्रमण फैल गया। वहां पे करीबन पुलिस मिला के पुलिस करीबन 30 पुलिस और बाकी ऐसे 180 लोगों को वहां पे संक्रमण हो गया। उसके बाद हमने निर्णय लिया कि जो कैदी हमारे अंडर ट्रायल है, अंडर ट्रायल कैदी हमने करीबन 5,000 उनको रिहा करने की प्रोसेस चालू की। उसी प्रकार जिनको 7 साल तक सजा है, ऐसे 3,000 कैदी, और जिनको 7 साल के ऊपर की सजा है, फिर उसमें जो बहुत ही सीरियस ऑफेंस है, जिसमें ताड़ा के तहत या रेप के तहत या सीरियस बैंक रॉबरी या ऐसे बड़े बड़े इसमें जो कोई लोग है, या मर्डर केस में जो भी है उसमें है, उनको छोड़ के ऐसे 7 साल के ऊपर 9,000। इस प्रकार से हमने करीबन 50% लोगों को जेल से इमरजेंसी पैरोल के ऊपर, उनको या बेल के ऊपर हमने उनको छोड़ने का निर्णय लिया। उसकी प्रक्रिया चालू हो गई है, ताकि जेल में भी इतने करीबन 50% कैदी जब बाहर निकल जाएंगे तो जेल में भी अच्छी ढंग से वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम वहां पे पूरे महाराष्ट्र के जेल में कर पाएंगे। ये करने वाला पहला स्टेट इंडिया में महाराष्ट्र है। नहीं, मैंने तो ये जेल वाला प्रश्न इसलिए किया क्योंकि आप जानते होंगे कि नीरव मोदी और विजय माल्या और बहुत सारे ऐसे जो वीवीआईपी कैदी थे जो भाग गए देश छोड़ के, उन्होंने ये बोला था कि महाराष्ट्र की जेल अच्छी नहीं है,
इसीलिए हम नहीं आ सकते हैं। तो अभी तो आपने वो जेलों को एकदम अच्छा कर दिया है ताकि अभी भविष्य में आप उन लोगों की भी सेवा कर पाए। अभी हमने उनको, अभी आपने अच्छा याद दिया, वही उनको चिट्ठी भेजूंगा मैं कि आप आइए और यहाँ पे हमको, हम यहाँ पे आप आइए, नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, यहाँ पे आपको बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का आपके लिए पूरा पालन यहाँ पे होगा। गृह मंत्री जी, बहुत बहुत कोविड पर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं पांडे जी एक मिनट, मैं एक्चुअल में चूंकि गृह मंत्री जी हमारे नागपुर, यानी हमारे नागपुर के गृह है, नागपुर के हैं, तो जो जब भी वो उल्लेख कर रहे थे कि नागपुर पुलिस का एक बहुत आइडियलिस्टिक मॉडल जो आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे पुलिस कमिश्नर डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय जी ने किया था, जिसका जिक्र भी जब भी होम मिनिस्टर साहब ने किया कि नागपुर पुलिस का एक बहुत ही मानवीय चेहरा हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर साहब के मार्गदर्शन में हुआ था। मुझे लगता है वो भी होम मिनिस्टर साहब हमारे इनको बताएंगे, व्यूअर्स को बताएंगे, पाठकों को बताएंगे कि किस तरह पुलिस ने न केवल लॉ एंड ऑर्डर देखा यानी मरीजों की संख्या कंट्रोल की, बल्कि पुलिस ने एनजीओस के साथ मिलकर, मुझे लगता है अब तक 8 लाख से ज्यादा लोगों को शायद हम लोग खाना और जरूरी राशन और जीवन आवश्यक वस्तु पहुंचा चुके हैं होम मिनिस्टर साहब, नागपुर पुलिस ने। मैं सिर्फ नागपुर पुलिस की बात नहीं करता, आप नागपुर हो, नासिक हो, पुणे हो, औरंगाबाद हो, कई जगह, मतलब काफी डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो पुलिस कमिश्नर है, हमारे जो वहाँ के एसपी है, और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो भी हमारी गवर्नमेंट गाइडलाइन है उसके बावजूद जो भी उनके कॉन्टेक्ट रहते हैं वहाँ पे इंडस्ट्री के लोगों से या बाकी लोगों से, उनकी मदद लेके उनको अभी कुछ कई डिस्ट्रिक्ट में जो भी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, जिनकी स्कूल बसेस रहती है या जिनकी इंडस्ट्रीज की बसेस रहती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे पुलिस कमिश्नर और एसपी और कलेक्टर, इन लोगों ने वहाँ की लोकल बसेस उनसे विनती करके उनकी बसेस लेके ये बाकी हमारे जो हमारे माइग्रेंट लेबर है उनको अपने वहां अपने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर तक, अपने स्टेट बॉर्डर तक छोड़ने का भी काम उन्होंने वहां पे किया। जो एनजीओ है, मैं खास करके महाराष्ट्र के एनजीओ का तहे दिल से उनका आभार मानना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के एनजीओ ने जिस प्रकार से सहयोग शासन को किया। ठीक है, शासन तो इंतजाम कर रही थी, लेकिन हर एक इसमें लोगों का भी सहभाग होना जरूरी है। तो महाराष्ट्र में जो एनजीओ ने सरकार का जो हाथ बटाया, मैं सब एनजीओ का महाराष्ट्र के, चाहे मुंबई हो, चाहे पुणे हो, चाहे नागपुर हो, चाहे नासिक हो, या हर एक पूरे स्टेट के एनजीओ का मैं तहे दिल से राज्य शासन की ओर से उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम हमारे कलेक्टर के साथ में, डिविजनल कमिश्नर के साथ में, पुलिस के साथ में इकट्ठा आके उन्होंने उनको खाना खिलाने का काम, उनकी बसेस देके उनको बाहर के डिस्ट्रिक्ट में छोड़ने का काम हमारे सभी एनजीओ ने किया। उसके लिए उनका तहे दिल से उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। गृह मंत्री जी, लॉकडाउन 3 17 तारीख को खत्म हो रहा है जी। हाँ, सरकार की जो हलचल है उससे लगता है कि ये लॉकडाउन 4 भी होने वाला है। प्रधानमंत्री जी ने अपने राष्ट्र के संबोधन में कहा था कि 4 जो लॉकडाउन 4 होगा वो कुछ उसका रंग होगा ना, कुछ अलग होगा। महाराष्ट्र में जो स्थिति है उसको देखते हुए क्या लगता है कि आप लॉकडाउन 4 17 का बढ़ाने वाले हैं, और यदि बढ़ाएंगे तो उसका रूपरेखा क्या होगा? ऐसा है कि लॉकडाउन 3 अभी आज की 14 में 2-3 दिन में लॉकडाउन 3 खत्म हो रहा है, और लॉकडाउन 4 के बारे में भी शायद अभी जल्द से जल्द घोषणा होगी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। लेकिन लॉकडाउन 4 में जैसे हमारे लास्ट टाइम जैसे 5 पूरे महाराष्ट्र को हमने 5 हिस्से में बांट दिया था। ऑरेंज जोन है, तो ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, रेड जोन है, कंटेनमेंट जोन है, बाकी जोन में 5 जोन में बांट दिया था। ऐसे 5 जोन में हमने जो बांटा था उसमें अभी 17 तारीख के बाद में उसके बारे में अभी हमारी प्रक्रिया चालू है कि किस प्रकार से मुंबई में किस प्रकार से कौन से जोन में मुंबई को रखना है, पुणे को कौन से जोन में रखना है, नागपुर को कौन से जोन में रखना है, नासिक को कौन से जोन में रखना है, और हर एक जोन के लिए अलग अलग रियायतें दी जाएंगी। और हर एक के मतलब जहाँ पे ग्रीन है वहां पे कुछ लॉकडाउन, वहां पे उनको काफी बड़ी तादाद में रियायतें दी जा सकती है। ऑरेंज जोन में थोड़ी कम रियायतें दी जा सकती है, रेड में उससे भी कम, कंटेनमेंट जोन में तो बिल्कुल वो सील डाउन ही करना पड़ता है। इस प्रकार से जोन वाइज 17 तारीख के बाद में हर एक जोन वाइज उसका शासकीय घोषणा होंगी कि किस प्रकार की रियायतें अलग अलग जोन में दी जाएंगी। उसके बारे में राज्य शासन अभी इसका विचार चालू है, जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री साहब इसको जाहिर करेंगे।
नहीं, एक बस आखिरी लेकिन मेरे तरफ से देखिए आखिरी एक है कि कंटेनमेंट, लेकिन एक है कि जो कंटेनमेंट जोन है, जो भी कंटेनमेंट जो स्टेट में है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको तो आगे तो लॉकडाउन वहां पे रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे अभी शासन निर्णय अभी हम बैठ के सब लेंगे निर्णय, माननीय मुख्यमंत्री साहब अभी सभी मंत्रिमंडल के हमारे सभी सहकारी। मुझे लगता है कि पांडे जी का वो सवाल इसलिए होगा मंत्री महोदय, क्योंकि हाँ। बीच में आपको ये लॉकडाउन की वजह से वो जो अपनी छोटी छोटी पोतियां हैं उनसे आपको थोड़ा एक सच छिपाना पड़ा था। सही वो बात चाहते हैं पांडे जी वो चाहते हैं कि आप अपनी पोतियों के पास फिर से चले जाए। ये मैं 50 दिन से उनको मिला नहीं। आपको मैं आपने एक दो कुछ अखबार में छापा भी था, 50 दिन से उनको मिला नहीं मैं। जब 3-4 दिन नागपुर में आया था मैं, तो मैंने उनको फोन लगाया फेस टाइम पे। मुझे बोले जी। दादाजी आप कहाँ पे? मैं बोला मैं बेटा मुंबई में हूँ। क्या दादाजी झूठ बोल रहे? बोले आप तो आपके दफ्तर में बैठे दिख रहा। बोले पूरे पीछे के फोटो आपके पास। मेरी चोरी उन्होंने पकड़ ली वहां पे। नहीं, तो वही इसलिए मुझे लगता है सर- पांडे जी की इच्छा होगी कि आप पोतियों से जल्दी मिले। लॉकडाउन जी हाँ। 4 में हम जितना ज्यादा हम राहत दे सके लोगों को, क्योंकि जी। लोग भी मुझे लगता है जो कंटेमिनेटेड जोन है और जो रेड जोन है उनको छोड़कर, लेकिन जितने जल्दी हम इससे एग्जिट प्लान बना पाए तो शायद पुलिस पर और एज अ होम मिनिस्टर आप पर काफी प्रेशर कम हो सकता है। इसमें कैसी है कि इस कोरोना के संकट में लोगों को बचाया जाए, ये तो चुनौती है ही, लेकिन उसके साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी गति देना, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। उसके लिए दोनों मिलकर राज्य शासन निर्णय लेंगे, क्योंकि जो ग्रीन जोन है या जो ऑरेंज जोन है या जो रेड जोन है, कुछ काफी रियायतें वहां भी दी जा सकती है, क्योंकि जैसा है कि आर्थिक गतिविधियां अब इतने 2 महीने से आर्थिक गतिविधियां सब बंद है, तो उसको भी गति देना जरूरी है। ये सब सोच के ये राज्य शासन निर्णय लेगा। गृह मंत्रालय से अतिरिक्त एक सवाल है जी। पालघर की घटना की राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बहस हुई, उस पर चर्चा भी हो रही है, उसकी डिमांड हो रही है कि उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या लगता है कि वो जांच सही दिशा में नहीं चल रही है या सीबीआई जांच की मांग राजनीति से प्रेरित है? ऐसा है कि जो पालघर की जो घटना हुई, घटना का मैंने पूरा ब्यौरा लास्ट टाइम भी किया था, फिर से आपको बताता हूँ कि जहाँ पे वो घटना घटी है वो एकदम इंटीरियर पार्ट ऑफ पालघर है, एकदम इंटीरियर है, करीबन पालघर से करीबन 90 किलोमीटर दूर है जगह वो, और वहां पे एकदम इंटीरियर जगह है। उस पूरे एरिया में हमारे आदिवासी बांधव बड़ी तादाद में वहां पे रहते हैं। उस इलाके में काफी दिनों से ऐसी अफवाह फैल गई थी कि कुछ लोग भेष बदल के आते हैं और बच्चों को अगवा करके ले जाते हैं, उनकी किडनी निकालते हैं। इस प्रकार की अफवाह बड़ी जोरों से वहां पे पूरे इलाके में फैली थी, और आदिवासी बहुल इलाका है पूरा। ये लोग जो हमारे तीनों लोग जब वहां से रात को जा रहे थे, 10:30-11 बजे लोग वहां से जा रहे थे, कांदिवली से जा रहे थे सूरत, तो उस टाइम लोगों को लगा कि ये भेद बदल के कुछ लोग आए हैं करके, गांव वालों ने उनको रोका, और रोकने के बाद उनका पूरा ये हो गया कि पक्का ये लोग भेद बदल के यही काम के लिए आए। उस हिसाब से पूरे करीबन 350-400 लोग वहां पे गाँव वाले, पुलिस वाले थे 20, और वहां पे लोग थे 400 गाँव के। हमारे पुलिस वालों ने उनको काफी कोशिश किया बचाने की। पुलिस वालों को 6 पुलिस वालों को भी काफी गहरी चोट आई वहां पे, उनको भी एडमिट करना पड़ा। वो 3 बेचारे, उनका दर्दनाक मृत्यु हुआ। उसके लिए मतलब पूरी मतलब जो हिसाब से हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटना थी। लेकिन इसके पीछे ऐसा कोई पहले तो इसको राजकीय रंग देने की कोशिश वहां पे की, कि हिंदू मुस्लिम रंग देने की वहां पे कुछ कोशिश किया। बाद में हिंदू मुस्लिम का नहीं हुआ, तो बाद में और इसमें ये सब मिशनरी के लोग थे, उन्होंने ये करवाया। मैं आपको बताऊं तो ऐसी कुछ भी वहां पे नहीं है। मैं खुद वहां पे जाके, हमारे जो स्पेशल आईजी है उन्होंने भी वहां की इंक्वायरी किया है, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि ये सिर्फ इस प्रकार की अफवाहें वहां पे फैली थी बच्चे की अगुवाई की, उसके वजह से ये लोगों ने ऐसा ही काम किया। अदरवाइज इसको पॉलिटिकल रंग देने का काम किया गया। मुझे तो बड़ा दुख है कि आज इस कोरोना की महामारी से पूरा देश लड़ रहा है, ऐसे हालत में राजकारण करना ये उचित नहीं है, मुझे ये लगता है। क्योंकि जो हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूँ, पर उसके बावजूद भी कुछ हमारे कुछ
महाराष्ट्र स्टेट के कुछ है पॉलिटिशियन, उन्होंने राजकारण करने की कोशिश किया, लेकिन हकीकत यह है कि वहां पे कोई भी इस प्रकार का हिंदू मुस्लिम या हिंदू क्रिश्चियन इस प्रकार का कोई वहां पे नहीं है। सिर्फ इस प्रकार की अफवाह के कारण वो दुर्दैवी घटना वहां पे घटी। गृह मंत्री जी, नवभारत की चर्चा में आप शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कोरोना पर लेकर के और गृह मंत्रालय से और राज्य सरकार से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां दी। आप हमारी चर्चा में शामिल हुए, आपके लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी जी नमस्कार। नमस्कार ब्रिजमोहन जी और संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जी थैंक यू।